कहानी की शुरुआत में हमें योशमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी 6 साल की बेटी इक्यूको के साथ रहती है। योशमी का हाल ही में अपने पति से डिवोर्स हुआ है क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा अब्यूसिव था, इसीलिए योशमी ने उससे डिवोर्स ले लिया। पर अब भी उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह से हल नहीं हुई क्योंकि उसकी बेटी की कस्टडी पूरी तरह से उसके पास नहीं है। उसका पति चाहता है कि वह उसकी बेटी की कस्टडी अपने पास रखे, जिसके लिए कोर्ट में यह साबित करना चाहता है कि योशमी मेंटली पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है और इसके पीछे उसका पास्ट भी है, क्योंकि जब योशमी बहुत छोटी थी उसके माता पिता का भी डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से उसका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा। उसकी जिंदगी में कभी उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी जिंदगी में अकेलापन था और इस ट्रॉमा को भुलाने के लिए उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चला, जिसके लिए उसे मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ा। उसे आज भी याद है जब वह स्कूल में अपने पेरेंट्स का इंतजार किया करती थी पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आता था। आज भी वह उस अकेलेपन से डरती है। वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बेटी इक्वको के साथ भी वैसा ही कुछ हो। उसे हमेशा टेंशन रहती है कि उसकी बेटी को उससे छीन लिया जाएगा, जिसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर भी होता है। एक तरफ उसे अपनी बेटी का ख्याल भी रखना है, दूसरी तरफ उसे घर भी संभालना है। वो बहुत मुश्किल से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही होती है। वो एक प्रूफ रीडर के तौर पर काम करती है, लेकिन सैलरी उसकी बहुत कम है। साथ ही ऑफिस में उसे बहुत देर तक रुकना भी पड़ता है, इसीलिए वह अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती, जिसके लिए वह खुद को ब्लेम भी करती है। पर यह उसकी मजबूरी है। उसे लगता है कि वह एक अच्छी माँ नहीं है क्योंकि वह सबसे अच्छी माँ बनना चाहती है, इसीलिए बार बार उसके दिल में यह ख्याल आते हैं। अब वह अपनी बेटी के साथ एक नया घर देखने के लिए जाती है। यह बिल्डिंग बहुत ही ग्लूमी और डार्क होती है और जिस फ्लैट में रहने वाले हैं उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। छत पर ब्लैक स्पॉट हैं। योशमी इन सब चीजों को नोटिस नहीं करती, ना ही वह आदमी बताता है जो योशमी को फ्लैट दिखाने के लिए आया था। वह बस इसे लेने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे फ्लैट की जरूरत है। वैसे भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एक अच्छा घर अफोर्ड कर पाए। इस जगह बहुत सारी नेगेटिविटी है। योशमी अपनी बेटी इक्वको के साथ जब लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो हमें ऊपर एक सीसीटीवी कैमरे को भी दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ऑन है, और जब वह अपनी बेटी के साथ लिफ्ट से बाहर निकल जाती है तो हमें सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर दिखाया जाता है जहां अब भी लिफ्ट के अंदर कोई लड़की है जो अचानक से वहां से गायब हो जाती है। स्क्रीन के सामने केयर टेकर भी बैठा हुआ होता है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वहीं योशमी जब घर देखने में बिजी होती है तो उसकी बेटी इक्यू को खेलते खेलते टेरेस पर चली जाती है, जहां पर उसे एक लाल रंग का बैग दिखता है, जिस बैग को अपने पास रख लेती है। पर जब वह अपनी मॉम योशमी के पास आती है तो वह उस बैग को लेकर बिल्डिंग के लॉस्ट एंड फाउंड एरिया में जाती है, जहां पर वह उस बैग को जमा कर देते हैं। और अब योशमी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। वह देखती है कि ऊपर छत पर स्पॉट है जहाँ से कुछ पानी भी टपक रहा होता है। वह समझ जाती है यह सीलिंग की वजह से हुआ है। वह केयरटेकर के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे फ्लैट की छत पर ब्लैक स्पॉट है जो पानी की वजह से हुआ है। वो कहता है कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इस बिल्डिंग में यह आम बातें हैं। दरअसल योशमी की इस कंप्लेंट को सीरियस नहीं लेता। योशमी अपने फ्लैट में वापस आ जाती है और वह स्पॉट के नीचे जहाँ पर पानी टपक रहा होता है एक बर्तन रख देती है। पर धीरे धीरे अब वो स्पॉट बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ऊपर जो फ्लैट है वहां पर कोई लीकेज है, इसीलिए पानी टपक रहा है। और अब वह खुद ऊपर वाले फ्लैट में जाती है। वह डोर बेल बजाती है लेकिन बहुत देर तक कोई बाहर नहीं आता। थक हार कर योशमी वापस जाने लगती है और जब वह लिफ्ट में होती है तो वह उसी फ्लैट के बाहर एक बच्ची को देखती है जिसके बड़े बाल होते हैं। उसने पीले रंग का रेनकोट पहना होता है। वो उसके पास जाती है पर वहां जाकर वह देखती है कि वहां पर कोई नहीं है। योशमी को लगता है कि आसपास की कोई छोटी बच्ची होगी जो यहाँ पर खेल रही थी। इसके बाद वह वापस चली जाती है। अगले दिन वह देखती है कि जो बैग उसकी बेटी को ऊपर छत पर मिला था, जो लाल रंग का है, जो इन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड में जमा करवा दिया था, वो डस्टबिन के अंदर है। उसे लगता है कि शायद किसी ने बैग को क्लेम नहीं किया होगा, इसीलिए उसे फेंक दिया गया। दरअसल उसके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हो रही होती है जिसे उसे नोटिस करना चाहिए, और उसकी खुद की जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि वह अपनी जिंदगी से बाहर देख ही नहीं पा रही होती।
साथ ही उसे माइग्रेन भी होना शुरू हो जाता है। और जब वह दवा लेने के लिए जाती है तो देखती है कि पीने का जो पानी है अब वह गंदा आ रहा है। साथ ही लिफ्ट में जो इनके फ्लोर का बटन होता है उस पर ब्लैक स्पॉट आ गया है, ठीक उसी तरह से जैसे इनके कमरे की छत पर है। कमरे की छत वाला स्पॉट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगले दिन जब उसे अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाना था तो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। उसकी बेटी स्कूल में उसका इंतजार करती रहती और जब वह स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि स्कूल बंद हो चुका है। वहां पर उसकी बेटी उसे कहीं नहीं दिखती। तभी वहां पर उसे दीवार पर एक ब्रोशर चिपका हुआ दिखता है जिस पर लिखा होता है कि मित्सुको नाम की एक लड़की अचानक से गायब हो गई, उसका कभी कुछ पता नहीं चला। योशमी को जल्दी अपनी बेटी मिल जाती है जिसे लेकर वह अपने घर आ जाती है। कुछ देर के बाद यह दोनों के दोनों बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां पर उसकी बेटी को लाल रंग का बैग उसी जगह पर दिखता है जहां पर वह उसे पहले मिला था। योशमी उस बैग को देखकर हैरान होती है क्योंकि आखिरी बार उसने इस बैग को डस्टबिन के अंदर देखा था। उसकी बेटी इस बैग को लेना चाहती है पर वह उसे बैग लेने से मना कर देती है और खुद बैग उठाकर उसे डस्टबिन के अंदर डाल देती है। अब अगले दिन जब योशमी की बेटी स्कूल में होती है तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उसे अपने सामने वही छोटी बच्ची दिखती है जो पहले उसकी मॉम को दिखी थी, जिसने येलो कलर का रेनकोट पहना हुआ है। उसके कंधे पर वही लाल रंग का बैग है। उसके बाल खुले हुए हैं। दरअसल इक्यूको और उसकी मॉम योशमी को बार बार यह लड़की दिख रही होती है। इक्यूको जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल में हाइड एंड सी खेल रही होती है तभी उसके सामने वही रेनकोट वाली लड़की आ जाती है जिसे देखकर वह बेहोश हो जाती है। और अब योशमी को पता चलता है कि उसकी बेटी को बार बार वही लड़की दिखती है जिसे वह भी देख चुकी है। उसने उसके बहुत सारे स्केचेस बनाए होते हैं। एक योको का टीचर योशमी को बताता है कि जो स्केचेस तुम्हारी बेटी बनाती है यह एक लड़की के हैं जिसका नाम मित्सुको है जो 1 साल पहले अचानक से गायब हो गई। इसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार जब उसे देखा गया था तो उसने पीले रंग का रेनकोट पहना था, उसके पास लाल रंग का एक बैग था। और अब योशमी हैरान हो जाती है, अगर यह बच्ची 1 साल से गायब है तो बार बार उसे और उसकी बेटी को यह क्यों दिखती है। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। उसकी आंख लग जाती है और तभी उसे सपना आता है कि वही पीले रंग के रेनकोट वाली लड़की यानी कि मित्सुको उन्हीं की बिल्डिंग की तरफ आ रही है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी इक्यूको उसके आसपास नहीं है। वो अपनी बेटी को फ्लैट में देखती है पर उसकी बेटी फ्लैट के अंदर नहीं होती, जिसके बाद वो बाहर जाती है पर अब भी उसकी बेटी उसे कहीं नहीं दिखती। और अब वह ऊपर वाले फ्लोर में जाती है और जो फ्लैट ठीक उनके फ्लैट के ऊपर होता है वो उसके दरवाजे को खोलती है। पहले वह लॉक्ड था पर अब उसके दरवाजे खुले हुए होते हैं। जब वह फ्लैट के अंदर जाती है तो चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है। दरअसल अंदर जितने भी टैप्स होते हैं वह सब के सब खुले हुए हैं। वहां पर उसे अपनी बेटी दिख जाती है जो अपने होशो हवास में नहीं होती। योशमी उसे अपनी गोद में उठा लेती है। योशमी को पता चलता है कि मित्सुको जो पिछले 1 साल से गायब है वह अपने पिता के साथ इसी फ्लैट में रहा करती थी। योशमी को अब तक समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वह अपनी बेटी के साथ अपने फ्लैट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वहां पर उसका लॉयर आता है जो उसे समझाता है कि अगर बार बार तुमने इसी तरह से घर को बदला तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। तुम्हारी बेटी की कस्टडी तुमसे छीन सकती है क्योंकि इस तरह का बिहेवियर मेंटल अनस्टेबिलिटी का एक साइन है। इसीलिए वह समझ जाती है कि अब उसे अपनी बेटी के साथ इसी घर पर रहना होगा। साथ ही उसे एक परमानेंट एड्रेस की जरूरत है ताकि वह कोर्ट में साबित कर सके कि उसके पास उसकी बेटी के साथ रहने के लिए एक परमानेंट घर है। लॉयर उसकी मदद करता है। वह बिल्डिंग के केयरटेकर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें फ्लैट नंबर 405 को रेनोवेट करना होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। केयरटेकर उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद योशमी के फ्लैट को जिसका नंबर 4 है उसे पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है। योशमी की बेटी भी स्कूल जाना शुरू कर देती है। योशमी की जिंदगी में अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है क्योंकि बहुत दिनों से उसे और उसकी बेटी को येलो रेनकोट वाली लड़की यानी कि मेस को नहीं दिखी। और एक दिन जब वह अपनी बेटी के बैग को चेक करती है तो उसके अंदर वही लाल रंग का छोटा सा बैग होता है जिसे उसने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। वो अपनी बेटी से पूछती है कि यह बैग तुम्हारे पास कहां से आया, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। और जब वो उस बैग को उठाती है तो उसे एक विज आता है जिसमें वो टेरेस पर बने वाटर टैंक को देखती है जिसके अंदर किसी ने इस लाल रंग के बैग को फेंका था। उसे समझ में आ जाता है कि वह लड़की यानी कि मित्सुको उसे कुछ बताना चाहती है। वह अपनी बेटी से कहती है कि मैं अभी टेरेस से वापस आती हूँ। उसकी बेटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ।
पर वह अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें घर पर ही रहना होगा। और जब वो ऊपर टेरेस पर जाती है तो देखती है कि वहां पर जो वाटर टैंक होता है उससे पानी बाहर निकल रहा है। योशमी उस टैंक के पास जाती है और जैसे ही वह टैंक को टच करती है उसे एक बार फिर से विजन आता है। वो देखती है कि 1 साल पहले टैंक का इंस्पेक्शन किया गया था और उसी दिन मत्स्यको उस टैंक के अंदर गिर गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल सिर्फ वह अपने पिता के साथ रहा करती थी, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उसने कभी माँ के प्यार को महसूस नहीं किया। इसीलिए जब से योशमी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई है तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जेलस हो चुकी है। कहीं योशमी की बेटी को फ्लैट में दिखाया जाता है जो देखती है कि वह टब के ऊपर जो टैप है वह अपने आप ही ऑन हो चुका है। पूरा का पूरा वह टब भर चुका है और जब वह टैप को बंद करने के लिए जाती है तभी पानी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं जो कि मित्सुको के हैं और वह इक्यूको को डुबाने की कोशिश करती है। वहीं योशमी जब अपने फ्लैट में वापस आती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है। वह अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। अब तक उसे समझ में आ चुका है कि मित्सुको की आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसीलिए उसने फैसला कर लिया है कि वह इस बिल्डिंग, इस फ्लैट को छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में जाती है और तभी लिफ्ट में चारों तरफ से पानी गिरना शुरू हो जाता है और जब वह लिफ्ट से बाहर देखती है तो वहां पर उसे उसकी बेटी इक्यूको दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वह अपने हाथ में देखती है तो उसके हाथ में और कोई नहीं बल्कि मित्सुको की आत्मा होती है। अब तक उसे समझ में आ चुका है कि मित्सुको की आत्मा उसे इस घर से जाने नहीं देगी क्योंकि जो माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिला। वो चाहती है कि योशमी उसे वह माँ का प्यार दे, इसीलिए वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लेती है। और अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो योशमी की बेटी भी लिफ्ट को चस करते हुए ऊपर पहुंच जाती है और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो अंदर से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, यानी कि मित्सुको की आत्मा योशमी को अपने साथ लेकर चली गई। 10 साल बीत जाते हैं और अब इक्यूको 66 साल की हो चुकी है। वह अपने पिता के साथ रहती है पर आज भी वह अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती है। एक दिन वो उसी पुरानी बिल्डिंग में जाती है जहां पर आज से 10 साल पहले वो अपनी मॉम के साथ फ्लैट में रेंट पर रहा करती थी। अब इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। वो इसके बाद 405 नंबर फ्लैट में जाती है। वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि फ्लैट को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। तभी उसकी मॉम की आत्मा उसके सामने आती है। इक्यूको अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप हमेशा मेरे आसपास थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उसकी मॉम योशमी कहती है कि भले मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर हमेशा मैं तुम पर नजर रखती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रही हो जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो कहती है कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ पर योशमी मना कर देती है। वो कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है। इक्यूको को भी अपनी मॉम की मजबूरी का पता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। दरअसल ये मित्सुको की आत्मा होती है जो उसके पीछे है, जो उसकी मॉम की आत्मा को कभी यहाँ से जाने नहीं देगी। अगर उन्होंने यहाँ से जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो उसकी बेटी इक्यूको को नुकसान पहुंचाए और इक्यूको अपनी मॉम की इस मजबूरी को समझती है और तभी उसके सामने से उसकी मॉम की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद इक्यूको यहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसके पिता उसकी मॉम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे पर वो इक्यूको के साथ अच्छे से रहते हैं। साथ ही अब उसे यह भी पता है कि उसकी मॉम हमेशा उसके आसपास रहती है, जो उस पर नजर रखती है, जिस एहसास से उसे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको